मनुष्य संपदा के कुछ अनमोल रत्नों में से एक हैं जलालुद्दीन रूमी, जिनसे सूफिज्म की शुरुआत हुई। सूफी के प्रवर्तक वे माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं और कुछ कहानियां लिखी हैं। उनकी एक कहानी से मैं अपना निवेदन आज शुरू करूं कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने खच्चर पर सवार होकर के यात्रा पर निकला। रास्ते में जहां सांझ होने लगी, वहां पर उसने एक सराय खोजी और पड़ाव वहीं पर डालने का निश्चय किया। उस सराय का जो खादिम था, देख रेख करने वाला, उसको उसने बुला करके कहा कि जरा मेरे खच्चर का ध्यान रखना। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मेरा यही काम है। जो राहगीर आते हैं, अतिथि आते हैं, उनके खच्चरों को मैं भली भांति ध्यान रखता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर दोहराया कि उसको जरा चारा दे देना, उसको जौ की डांठें परोस देना। उसने कहा आप चिंता मत करिए, आपको कहने की जरूरत नहीं है, उसको मैं चारा दे दूंगा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसकी चारे में जरा पानी मिला देना ताकि मुलायम हो जाए। उस खादिम ने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं इसका ध्यान रखूंगा। उसने कहा कि उसकी पीठ पर जो गादी लदी हुई है, जिस पर बैठ करके इंसान यात्रा करता है, उसको उसकी पीठ पर से उतार देना। उसने कहा मेरा यही काम है, रोज लोग आते हैं, मैं यही करता हूँ, मैं उतार दूंगा। उसने कहा कि उसको पानी पिला देना। कहा कि निश्चित रूप से पानी पिला देंगे, आप बिल्कुल, खुदा के लिए यह बातें मुझसे मत कहिए। मुझे अपमान महसूस हो रहा है कि इन बातों को आपको मुझसे कहना पड़ रहा है, ये तो मेरे स्वभाव में ही है, काम में ही है। उसने फिर कहा कि जहां पर वह रहेगा, वहां से देखना कोई कंकर पत्थर हो जमीन पर से तो हटा देना, नहीं तो रात में वह बैठेगा तो उसे धंसेंगे। उसने कहा आप बेफिक्र रहिए, मुझसे लोग आते हैं, शहर के लोग, सीखने के लिए कि किसी गधे और खच्चर या पालतू जानवर का कैसे ध्यान रखा जाए, तो मैं भला ऐसा नहीं करूंगा? मैं बहुत पशु प्रेमी हूँ, मैं बहुत ख्याल रखूंगा। उसने फिर कहा कि अगर वहां की जमीन गीली हो तो वहां पर कुछ राख डाल देना या भूसा फैला देना ताकि वह कायदे से रात में विश्राम कर सके। उसने कहा महाशय आप बार बार मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इसका ध्यान रखूंगा। उसने कहा कि देखना, जो पीठ पर गद्दी लदी हुई है, उसकी रस्सी से कहीं उसके तन पर घाव तो नहीं हो गए हैं रगड़ खा करके? अगर घाव हो गए हों तो उस पर मरहम लगा देना। उसने तनी तुनक करके कहा कि आप बिल्कुल मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, मत कहिए ये सब, मैं सब ध्यान रख लूंगा, मैं सारी फिक्र कर लूंगा। उसने कहा कि ठीक है, आप इसकी सभी रस्सियां खोल देना, इसके खुर के नीचे देख लेना कि कहीं कोई कील तो नहीं धंस गई है। उसने कहा महाशय आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप जाइए, विश्राम करिए, आप भी थके हुए हैं, इसकी परवाह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, यह सब मैं कुछ कर लूंगा। उसने कहा कि जरा इसकी पीठ पर हाथ फेर देना, थोड़ा खच्चर और गधे और घोड़ों को जितना फेरा जाता है उतना उनको आराम मिलता है, उनकी मांसपेशियों को राहत मिलती है, तो इसको थोड़ा फेर देना इस पर हाथ। ने कहा कि मैं अच्छे से इस पर ब्रश लगा करके इसकी खातिरदारी कर दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको बिल्कुल सुबह आपका खच्चर ताजा मिलेगा। खूब समझाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति सराय के अंदर चला गया विश्राम करने के लिए। थका था, भोजन किया अपना,
अपने बिस्तर पर सो गया। इधर वह जो खादिम था, जैसे ही वो अंदर गया, तैसे ही उसने गधे को, उस जो खच्चर था उसको, जहाँ पर उनका बाड़ा था उसमें धकेला, बंद करके चला गया वहां से। जाकर के अपने यार दोस्तों के साथ इस बात का मजाक उड़ाने लगा। एक बूढ़ा व्यक्ति आया था जिसने उसको ये बातें कही। क्या मैं इतनी बात नहीं समझता हूँ कि खच्चर के साथ क्या किया जाना चाहिए, खच्चर की कैसे देख रेख करनी चाहिए, कैसे उसको भोजन दिया जाना चाहिए, कैसे पानी पिलाना चाहिए, कैसे उसके मरहम घाव साफ करने चाहिए। क्या ये बात मुझे नहीं पता है? ये सब पता थी, लेकिन वो बेवकूफ आदमी सठिया गया है। उसने एक एक चीज को मुझे बताया कि ये करना वो करना, और खूब ठहाका मार करके उसके बदमाश दोस्त उसके साथ हंसे। सुबह जब वो निकला, अब उसको क्या पता, रात भर वो बेजुबान जानवर भूखा प्यासा कराहता, सारी पीठ पर उसके घाव थे, खुर में हो सकता है कि कोई कंकर पत्थर धसा हुआ हो, वैसे का वैसा रात भर खड़ा रहा, उसको बैठने तक की जगह नहीं मिली। अब उस बूढ़े आदमी ने सोचा है कि इसकी अच्छे से आवभगत की है और मेरे आने से पहले ही इसने सब गद्दी वगैरह रख करके बांध दिया है। वह आया और बैठ करके उस पर चल पड़ा। वह बेचारा लड़खड़ाता था, गिर गिर पड़ता था, चल नहीं पाता था। ये उसको चाबुक से कोड़े से मारता था। लोग उसके पकड़ करके देखते थे कि राहगीर, रास्ते के किनारे चल रहे लोग, कि कहीं कुछ खच्चर में खराबी तो नहीं है, कहीं इसमें बीमारी तो नहीं कोई पकड़ ली इसको। उसके कान मरोड़ करके देखते थे, उसके खुर टटोल करके देखते थे, उसके मुंह में जो नाल पड़ी होती है जिसे पकड़ करके खींचते हैं, उस नाल को देखते कि कहीं वो नाल दांत में तो नहीं फंस गई है। पर यह बात किसी को पता ही नहीं थी कि वो रात भर का भूखा प्यासा था। रात भर उसका विश्राम नहीं हो पाया था, वो बैठ तक नहीं पाया था, जिसके कारण वह इस तरीके से चल रहा था। तो जो होना चाहिए वो हुआ होगा। न वह बूढ़ा व्यक्ति कहीं पहुंचा होगा, और वह तो खच्चर बेचारा मर खप गया होगा रास्ते में भूखा प्यासा। हमारी जिंदगी की यही दशा है। यह हमारी बुद्धि खादिम है, कहती है कि खूब ध्यान रखेंगे। कैसी बातें आप करते हैं? आप देखिए, जब हम लोगों को धर्म की, अध्यात्म की, दार्शनिकता की, जीवन शैली की, नैतिकता की बात करनी हो, तो कितनी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है और अब हम अपने जीवन में परिवर्तन ही कर देने जा रहे हैं। हमारी तत्परता, हमारी तटस्थता उस समय सबाब पर होती है। हम प्रकट करते हैं कि सब कुछ कर लेंगे, यानी बुद्धि प्रकट करती है सब कुछ कर लेगी। मैं प्रकट करता हूं सब कुछ कर लूंगा। जिंदगी का बूढ़ा व्यक्ति, जिंदगी कहती है कि यह करना है, जिंदगी कहती है कि अब बहुत हो गया, क्रोध से मुक्ति होनी चाहिए, अब बहुत वैर पाल लिए, बहुत दूसरे को झुलसा लिया, बहुत खुद झुलस गए, अब कोई और जीवन का तरीका खोजा जाना चाहिए। बहुत षड्यंत्र हो गए, बहुत अपमान झेल लिया, बहुत मान झेल लिया, बहुत लानत मलानत इस दुनिया में हो चुकी। अब कोई और तरीका ढूंढते हैं और कोई और तरीके से चलते हैं। कैसे जीवन के घावों को साफ किया जाए, वह जीवन चाहता है करना। बुद्धि तुरंत आकर के कहती है कि मैं खुद आकर के तुरंत कहता हूं कि नहीं, अब हम कर ले जाएंगे, अब हम विपස්සना साधेंगे, अब हम सक्रिय ध्यान करेंगे, अब हम साध संगति करेंगे, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। एक बार ब्रेकअप हो गया तो अब हम किसी स्त्री के प्रेम में नहीं पड़ेंगे, किसी पुरुष के प्रेम में नहीं पड़ेंगे। किसी दोस्त यार ने बहुत निकट पहुंच करके घात किए हैं, तो अब किसी से यारी दोस्ती नहीं करनी है। रुपए पैसे कमा करके, मान प्रतिष्ठा हासिल करके, पदों पर पहुंच करके अगर दीनता दरिद्रता नहीं मिटी, तो अब हम तय करते हैं कि अब हम दूसरे तरीके से जिएंगे, साधु सन्यासी हो जाएंगे, हम
बड़े अभाव में रहेंगे, बहुत कम उपयोग करेंगे। बुद्धि यह सारे उपाय करती है, ऐसा करके दिखा करके कि अब हम इसका जीवन की जो ये समस्या है, जीवन का जो मूल रोग है, मूल बाधा है, खुद को न जानना, उसका हम निराकरण कर लेंगे, उसका हम समाधान कर लेंगे। पर वो होती नहीं है, वह कर नहीं पाता, उसकी सामर्थ्य में ही नहीं है। खादिम के तो हो सकता है कि सामर्थ्य में रही हो बात कि वो खच्चर के साथ कर सकता है, लेकिन यह जो बुद्धि का खादिम है, जीवन के धरातल पर, रिश्तों के धरातल पर, यह कुछ नहीं कर सकता सिवाय एक झूठ बोलने के, धोखा देने के। यानी मैं के धरातल पर हम आप संबंधों को कभी ठीक नहीं कर सकते, संबंधों में कभी प्रेम को अवसर नहीं दे सकते सिवाय झांसा देने के। निश्चित ही हम आप काम कर सकते हैं तकनीकी क्षेत्रों में, हम आप काम कर सकते हैं यह कुर्ता बनाने में, हम आप काम कर सकते हैं भोजन कैसे बनता है, उसमें कैसे नमक डाला जाता है, हम आप काम कर सकते हैं गाड़ी घोड़ा चलाने में, उसको बनाने में, हम आप काम कर सकते हैं इस कंप्यूटर को बनाने में। पर जो जीवन हमारे अंदर प्रवाहित हो रहा है, जो जीवन घट रहा है, जो घटा घटाया एक दूसरे से अनुस्यूत संबंध है, पूरी कायनात एक है, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं हो सकती है। हम रिश्तों को चाहे जितना अच्छी तरीके से सोच विचार करके ठीक करना चाहे, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक ऐसी चीज ठीक करने चली है जो कि है ही नहीं, जिसकी सामर्थ्य में ही नहीं है। बुद्धि के सामर्थ्य में जीवन की बागडोर नहीं हो सकती, बुद्धि की सामर्थ्य में संबंध की बागडोर नहीं हो सकती है। जो दीनता और दरिद्रता हमारे जीवन में व्याप्त रही है, यह दीनता दरिद्रता बुद्धि के द्वारा पैदा की गई है। हो सकता है अनुसंधान अगर हम गहरे से करें तो पाएं कि जीवन का स्वभाव ही नहीं है दीन और दरिद्र होना, जीवन का स्वभाव ही नहीं है अकेला होना, भयभीत होना, चिंताग्रस्त होना। बात कुछ और है। पर सारी जिंदगी यह खादिम ठगता है, वायदा करता है कि हाँ कर लेंगे, पर होता नहीं है। हम सारी जिंदगी ठगते हैं जीवन को, और जीवन में सब शोक, सब चिंताएं व्याप्त होती चली जाती है, सब पीड़ाएं सघन होती चली जाती है। उपाय क्या है? निदान क्या है? अपने हाथ में जीवन को न लेना। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है जीवन ईश्वर के हाथ में सौंप देना। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है जीवन किसी गुरु के हाथ में सौंप देना, किसी शास्त्र के हाथ में सौंप देना। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसी बनी बनाई व्यवस्था के हाथों में जीवन की बागडोर सौंप देना। कौन सौंपेगा? मैं ही तो सौंपूंगा। मैं जिस चीज को अपनी बुद्धि से उचित ठहरा करके उसके हाथ में जीवन की बागडोर सौंपने जा रहा हूं, वह मेरा ही निर्णय तो होगा। मैं कौन हूं? मेरी पात्रता क्या है? मैं किस चीज से बनता हूं? अगर उसका गहरे में अनुसंधान करें तो हम आप सीमित घटना है जो सोच विचार से पैदा हुई है, जो विचार की सघनता से पैदा हुई है, जो हमारे तमाम तरह के अनुभवों से, संस्कारों से, सम्मोहनों से, परवरिश से, शिक्षा से पैदा हुई है। यह जो भी हम कुछ जानते हैं, समझते हैं, करने चलते हैं, वो हमारे ज्ञान से पैदा हुआ है। ज्ञान हमेशा सीमित होता है, ज्ञान हमेशा खंडित होता है, क्योंकि आप कभी भी इस बिंदु पर नहीं पहुंच सकते हैं जहां से आगे ज्ञान अर्जित न किया जा सके। अगर कोई चीज हमेशा खंडित है, आधी अधूरी है, तो वो जिस भी चीज को प्रोड्यूस करेगी, जिस भी व्यवस्था को प्रोड्यूस करेगी, वह व्यवस्था खंडित ही होगी। उस व्यवस्था में एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहेगा। अगर आप किसी चीज को पूरा नहीं जानते हैं, तब आप नहीं जानते हैं कि जो दूसरा हिस्सा है जिसे आप नहीं जानते, उससे क्या एक्शन आएगा। तो ज्ञान की एजेंसी से, ज्ञात बुद्धि से हम कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं कर सकते जो संपूर्ण हो, जो सम्यक हो, जो पूरे अस्तित्व में, सभी देश काल में वह फिट बैठता हो, वह विपरीत न जाता हो, वह असम्यक न होता हो, विजातीय न होता हो। अब यह बात अगर हमारी समझ में गहराई से आ रही है, तथ्यगत बात है कि जो अपूर्ण है उससे
कभी भी पूर्ण कर्म नहीं पैदा हो सकते, और जहां भी खंडित कर्म है वहां द्वंद्व होगा। जहां भी खंडित कर्म है वहां दुख पैदा होगा, वहां संताप पैदा होंगे, वहां आपस में टकराव पैदा होंगे। अब वह यदि यह बात हमारे अंदर साफ हो गई है कि जीवन की बागडोर, संबंध की बागडोर अपने हाथ में लेना, या अपने हाथ, अपने द्वारा निर्णय लेकर के दूसरे के हाथ में देना, तो वही बुद्धि है, वही निर्णय है जो बेहतर समझते हैं कि यह व्यक्ति बेहतर है। तो जिसको आप बेहतर समझ रहे हैं वो आप ही के द्वारा तय किया गया बेहतर है, तो उसके हाथ में बागडोर देने का मतलब आप अपने ही हाथ में बागडोर दे रहे हैं। चाहे आप उसका नाम गुरु कह रहे हो, चाहे उसका नाम ईश्वर हो, चाहे उसका नाम कोई आप्त किताब हो, कोई आकाशीय किताब हो। यहां तक अगर हम साथ साथ चलते हुए साफ साफ देख रहे हैं कि यह ऐसा है, फिर बात आती है कि जीवन की बागडोर किसके हाथ में। पूरा चित्त अपनी सीमा देख करके अपने और पराये के संदर्भ में स्टक, चुप, ऑर्गेनिकली चुप हो गया। और जो हम विपස්සना साध करके, मौन साध करके, जप करके जिस माइंड को चुप कराने की कोशिश करते हैं, वह इनऑर्गेनिक तरीका है, वह अप्राकृतिक ढंग है मन को चुप कराने का। उसमें मन विद्रोह करता है। जितना आप चुप कराएंगे उसको, अगर बहुत मौन साधा तो आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगा। किसी भी विधि से अगर पूरी इस प्रक्रिया को बिना गौर से समझे अगर हम आप चुप कराएंगे तो विकृतियां पैदा हो जाएंगी, भीषण नीरसता, भीषण उदासी पैदा हो जाएगी। जीवन का उत्साह, जीवन की ललक, जीवन की जो खिलावट है उस पर मिट्टी पड़ती चली जाएगी। इस पूरी एजेंसी को, इस पूरी व्यवस्था को ठीक तरीके से समझ करके ये अपने आप चुप हो जाता है। यदि आप ठीक से समझें कि आपकी सीमा क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो अब आप उस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जो क्षेत्र आपकी क्षमता में नहीं है। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप किसी ऐसी गहरी नदी में छलांग नहीं मारेंगे, यदि आपका दिमाग खराब ना हो, जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसमें जहरीले जीव जंतु हैं, जिसमें मगरमच्छ रहता है, उसमें आप छलांग नहीं मारेंगे। अगर मेरी बुद्धि को यह बात पता हो गई कि जीवन का निर्धारण, जीवन का नियंत्रण, जीवन का प्रेरण, जीवन को प्रेरित करना, गाइड करना बुद्धि के द्वारा, संबंधों को गाइड करना बुद्धि के द्वारा शक्य नहीं है, संभव नहीं है, तो आप अब ऐसे खतरे में कि बुद्धि के द्वारा जीवन को तय करने में नहीं जाएंगे। ऑर्गेनिक रूप से माइंड अपने आप सीज्ड हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी व्यर्थता देख ली चलने की। अभी वह चल रहा है क्योंकि उसके अंदर यह इंसाइट नहीं है, अंतर्दृष्टि नहीं है कि वह जीवन के क्षेत्र में हस्तक्षेप जितना करेगा उतना नुकसान उठाता चला जाएगा। वह एक मशीन की तरह काम कर रहा है, नासमझी वाली मशीन की तरह। अगर उसने भली भांति समझ लिया तो उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। यानी यह चित्त बिल्कुल चुप हो सकता है, पर आप हम ऐसा न करें कि चुप्पी साधने की कोशिश करें, क्योंकि जिस चीज को आप साधने चल रहे हैं वो विचार है, चाहे वो चुप्पी ही क्यों ना हो। आप चुप्पी के विचार को साध लेंगे, जिसमें एक चुप्पी, तथाकथित चुप्पी के विचार का आपको बोध होता रहेगा। तो जो लोग कहते हैं मैं बहुत मौन हूं, बहुत खतरनाक स्थिति में हो सकते हैं। जो कहते हैं कि उनको विचार नहीं आते हैं, इसका मतलब उन्होंने ठोक पीट करके कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत घातक है। वह नशे से भी हो सकता है, नशे से भी विचार रुक जाते हैं, पर वह इनऑर्गेनिक तरीका है। भीतर सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। घातक रासायनिक द्रव्य लेने पे भीतर सारी व्यवस्था चरमरा जाती है, क्योंकि माइंड की समझ में है कि उसे चलना है जीवन के लिए, जीवन को दिशा और दशा देनी है, पर आपने जबरदस्ती उसको शिथिल कर दिया, उसको लोडेड कर दिया। अब ऐसी स्थिति में माइंड बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, और भी वो सुस्त, और भी वो दयनीय होता चला जाता है। लेकिन अगर यह बात ठीक से हमने समझी कि यह जो खादिम है जीवन की सराय का, इसके हाथ में टेक्निकल चीजें दी जा सकती हैं, वह भी अपने नियंत्रण में, यानी आपकी मौजूदगी में। वह अगर कहा जाएगा तो खच्चर के साथ काम करेगा। यानी होश में अगर आप उपस्थित हैं, या आप नहीं,
होश की उपस्थिति है तो मैं ठीक से काम करूंगा, लेकिन होश की उपस्थिति अगर नहीं है तो मैं अपने यार दोस्तों में जा करके जो कहा गया है उसका मजाक उड़ाऊंगा, जैसे हम आप करते हैं। सारी दुनिया में खूब सारी चर्चा होती है धर्म अध्यात्म की, सोशल मीडिया पे चर्चा होती है, पर जीवन में नहीं होता है। जीवन का जो वाहक है, जीवन का जो वाहन है, वह बेचारा सूखता चला जाता है, एक दिन मुरझा करके मर जाता है। उसको भोजन ही नहीं मिलता, उसको खुराक ही नहीं मिलती जिसके द्वारा वह पोषण प्राप्त कर सके। सोचते हम खूब हैं, जीवन में उतरता नहीं, क्योंकि ये जो सोचने वाला है या जो सोचा जा रहा है उसी से बना हुआ है। यानी मैं कितना भी कुछ करूं, यानी मैं अगर दिन रात एक करके चीजों को अपने जीवन पे लागू भी करना शुरू कर दूं तो भी वह काम करना सम्यक नहीं है। फिर भी आप जीवन की बागडोर कहीं ना कहीं अपने हाथ में ले करके कुछ लक्ष्य सिद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमने यह बात साथ में समझ ली कि बुद्धि आधार नहीं है संबंध का, जीवन का, एक्चुअली समझ ली, नॉट इंटेलेक्चुअली, नॉट वर्चुअली, ऑर्गेनिक रूप से बुद्धि चुप होने लगती है। वह तब एक्टिव होगी जब कुर्सी को उठा करके धूप से छांव में रखना है, तब वह एक्टिव होगी जब ताला खोलना है। उसके अतिरिक्त बुद्धि बिल्कुल चुप हो सकती है, इतना चुप हो सकती है कि चुप वह है इसका भी नहीं पता चलेगा। चुप का पता लगना भी यह घोषणा करता है कि विचार सूक्ष्म रूप से सक्रिय है। विचार प्रक्रिया विचारक की और विचार की सूक्ष्म रूप से सक्रिय है, कि चुप्पी का पता चल रहा है। अगर बिल्कुल विचार निष्क्रिय है तो इसका पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि विचारहीन हो जाएंगे हम। विचार के चुप होने में तत्क्षण एक चीज जगह लेती है जिसका नाम है नैसर्गिक जागरण। जागरूकता इतनी प्रखर होगी कि अगर विचार सक्रिय होगा तो तुरंत उसकी रिपोर्टिंग में यह बात आएगी कि सजगता वहां पर अबाध रूप से विद्यमान है। फिर वह वापस लौट जाएगा अपनी रिपोर्ट करके, जैसे रिपोर्टर आता है, रिपोर्ट करता है एक घटना की और वापस लौट जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग से घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नैसर्गिक जागरूकता अगर असर लेती है अपनी लिमिटेड कंडीशन देख करके तो तत्क्षण वहां पर वह चीज जगह लेने लगेगी जिसका नाम नैसर्गिक जागरूकता है या नैसर्गिक जीवन है। वह नैसर्गिक जीवन है, यानी दूसरे अर्थों में कहें तो जो जीवन का वाहन है उसकी सम्यक देख रेख वहां शुरू हो जाती है जहां पर नैसर्गिक जागरूकता है। उसके पहले तक चाहे जीवन कितना भी इस खादिम को, सराय की देखरेख करने वाले को समझा बुझा करके भेजे, ये नहीं कर सकता। ये घूम फिर के किसी, वही तो होता है। अभी हम ध्यान करने बैठते हैं, दूसरा विचार आता है हमको लेकर के चला जाता है अतीत में, तीसरा विचार आता है लेकर के चला जाता है भविष्य में। कोई भी विचार ले हमारे अंदर सक्रिय है और जो अभी घटना घट रही है उस घटना को वह पर्दा डाल देता है। फिर हम साथ साथ चलते हुए यह बात देख पा रहे हैं कि अगर यह बात सिद्ध हो गई, यह बात स्पष्ट हो गई कि मैं जीवन का कर्ता धर्ता नहीं हूं और मैं ही जीवन का कर्ता धर्ता हूं। दोनों बातें, सत्य का एक बड़ा ही लक्षणात्मक ढंग है कि वो विरोधाभासी होता है। मैं ही कर्ता धर्ता हूं क्योंकि मैंने अपनी सीमा देख ली और अपनी सीमा देख करके मैं चुप हो गया। अब मैं मूव नहीं करता हूं क्योंकि मैं कर्ता धर्ता नहीं हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। वहां पर वह जगह अपने आप शुरू हो जाती है जिसका नाम है ध्यान, अवलोकन या प्रज्ञा। यह बात हम अपने जीवन में जांच करके देख सकते हैं, इतनी कठिन बात नहीं। अगर यह बात नहीं समझी गई है तो देर का कोई अंत नहीं है। फिर बुद्धि इस चीज को भी अपने अंदर जुगाली करती हुई, जैसे वह बूढ़ा जब कहता था कि उसको पानी डाल देना, तो कहती थी, वह खादिम कहता था, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं इसी काम के लिए यहाँ पर नियुक्त हूँ, आप पानी डालने की बात कर रहे हैं। वह कहता था कि उसके खुर में से कंकर पत्थर निकाल देना अगर हो, तो कहता था यही तो मेरा काम है।
तो अगर ये हमारी बुद्धि में बात गई, तो बुद्धि इसको सोचना शुरू करेगी, उसको जुगाली करना शुरू करेगी। लेकिन अगर यह बात हमारे जीवन में उतर गई, तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। सुनने में ही एक्शन घटित हो गया कि बुद्धि जो है, वो जीवन की न तो कर्ता धर्ता है और न ही जीवन की कर्ता धर्ता नहीं है। क्योंकि हम तुरंत जो है अपनी ज़िम्मेदारी दूसरे के ऊपर फेंकना चाहते हैं। सारी ज़िम्मेदारी मेरी है, कर्ता धर्ता मैं हूँ। यह समझने के लिए मेरी ज़िम्मेदारी है अंतिम कि मैं लिमिटेड हूँ। मैं अब तक जो करता आया हूँ, वह घातक है, वो भ्रामक है। यहाँ तक मैं करता रहता हूँ। अपनी पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है जो मैं अभी कर रहा हूँ। उसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है और मेरी ज़िम्मेदारी मैं जब लेता हूँ, तो मैं लिमिटेड हूँ, सीमित हूँ। ये दिखाई पड़ता है मुझे। इसका मतलब मैं अपनी सीमा से ज़िम्मेदारी पूर्वक बाहर नहीं जा रहा हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपनी सीमा, जो बुद्धि की सीमा है, उसकी जो क्षमता है, उसका अनर्गल दुरुपयोग ना करूँ। तो वहाँ पर ध्यान का प्रवेश हो जाता है। उसका प्रवेश होना शुरू होता है, जो जिनसे यह पूरा अस्तित्व विद्यमान है। यह कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है। यह बात हम सब लोग जाँच सकते हैं, ये तो हमारे जीवन की प्रयोगशाला में सिद्ध हो सकती है। जिससे कंठ में बल है, जिससे आँख में ज्योति है, जिससे कानों में सुनने की क्षमता है, वह कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं है। जिससे, न कि जो, जो तो मैं भी हो सकता है, जो कानों के पीछे बैठ कर के सुनता है, जो आँखों के पीछे बैठ कर के देखता है, विचार का एक ढंग, जिससे मतलब जिस क्षमता से आँख देखने की क्षमता रखते हैं, कान सुनने की क्षमता रखते हैं, जिससे यह शरीर प्रकट होता है, जिसमें यह शरीर विसर्जित हो जाता है, जिससे यह धरती, आकाश, चाँद, तारे प्रकट होते हैं और विसर्जित होते हैं, वो कोई दर्शन नहीं है, वो कोई फिलॉसफी नहीं, वो अपने जीवन में प्रूव की जा सकती है अगर हम इसको अपने जीवन में एक्चुअली सत्यापित करना शुरू करें, न कि बुद्धि को दे दे सत्यापित करने के लिए कि तुम अब काम करो। बुद्धि की बात नहीं है, अपने जीवन में खुद ही देखें कि मैं लिमिटेड हूँ या नहीं। मेरी बुद्धि कहाँ से आती है, मेरे ज्ञान से आती है। यह बात खुद हम सत्यापित कर सकते हैं। एक और छोटी-सी पुरानी कहानी है। एक युवक एक मोनेस्ट्री में गया। वहाँ जाकर के उसने पूछा आचार्य से कि मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। कितना समय लगेगा मुझे? उस आचार्य ने कहा 5 वर्ष। तो छात्र ने कहा कि 5 वर्ष तो बहुत अधिक समय होता है। इतना मेरे पास समय नहीं है। क्या इसको कुछ कम किया जा सकता है? तो उसने कहा 10 वर्ष। उसने कहा आप कैसी फिर बातें कर रहे हैं? मैं कम करने की बात कर रहा हूँ, आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसने कहा 20 वर्ष। वह युवक चला गया। ये तो कोई पागल आदमी मालूम पड़ता है। वहाँ बैठे दूसरे छात्र ने पूछा कि इस बात का मतलब? वह तो कम करने की बात कर रहा था कि और कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि जल्दी सीख लूँ। तो आप उसको और समय बढ़ाते गए। उस आचार्य ने कहा एंगल, कोण, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण अगर सीखने पर है, सिर्फ सीखने पर, न कि सीख करके पारंगत होने के लक्ष्य में, अगर एंगल सिर्फ सीखने में है, तो यह दिन दो दिन की भी बात है। क्योंकि मौलिक बात जो है वो एंगल है। बाकी तो सब हाथ पैर की कसरतें हैं। हाथ पैर को तोड़ना मरोड़ना है। मौलिक बात है भीतर जो एंगल है, वो शांत है या नहीं, वो अडोल है या नहीं, वो कहीं विचारों द्वारा आंदोलित तो नहीं है। अगर वह अडोल है, वह विचारों द्वारा आंदोलित नहीं है, तो सीखना बहुत सरल है। उसमें कोई लक्ष्य नहीं है, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, तो सीखना बहुत सरल है। और उसमें अगर लक्ष्य है कि कब मैं जल्दी से पारंगत हो करके, निष्णात हो करके मार्शल आर्ट का ब्लैक बेल्ट हो जाऊं, तो ऐसा व्यक्ति नहीं सीख सकता, क्योंकि उसके अंदर चेतना कँप रही है। वो भीतर भीतर कंपायमान हो रहा है। कँपता हुआ व्यक्ति जीवन के जो बड़े कौशल हैं उनको नहीं सीख सकता। जीवन के बड़े कौशल सीखने के लिए भीतर अडोलता चाहिए, स्थिरता चाहिए। अगर वो स्थिरता नहीं है, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी।
अवथिरता है, तब तो फिर बहुत आसानी से, फिर तो सामान्य बात है हाथ पैर को तोड़ना मरोड़ना, घूंसे मारना, थप्पड़ मारना, शरीर को घुमाना फिराना, वो थोड़े से अभ्यास से आ सकता है। यही कुल मिलाकर के जीवन के संदर्भ में भी लागू है कि कितनी देर और का मतलब है कौन पूछ रहा है। अगर कोई ऐसा जल्दबाजी वाला ढंग पूछ रहा है कि जल्दी से उसको ये हासिल हो जाए, जीवन के पूर्ण समाधान की घटना, तो वह कभी भी पूर्ण समाधान को नहीं उपलब्ध हो पाएगा। पर उसको अगर कोई चिंता नहीं है कि पूर्ण समाधान कब आएगा, उसको जो अभी घट रहा है उसी को सम्यक तरीके से देखने समझने में, यानी जो अभी है उस पर काम करने में रुचि है, निष्ठा है, इसका मतलब इस एंगल से ही वो सिद्ध हो गया, इस दृष्टिकोण से ही वह शुभ हो गया। यानी यह सुनने मात्र में वह सिद्ध हो गया कि बुद्धि बुद्धि का खादिम वह जीवन का कल्याण नहीं कर सकता है। इस स्टेटमेंट के सुनने मात्र में ही यदि आप प्रोसेस करने जा रहे हैं तो बुद्धि का खादिम काम करने जा रहा है। इस स्टेटमेंट पर भी कि बुद्धि का खादिम जीवन का कल्याण नहीं कर सकता है, यानी एक दूसरा खादिम पीछे से इस पर काम करने जा रहा है। पर बुद्धि का खादिम जीवन का कल्याण नहीं कर सकता है, यह स्टेटमेंट एक्चुअली सुना गया तो बुद्धि को जगह नहीं, बुद्धि के खादिम को एक तरफ सरका दिया गया। बुद्धि के खादिम के पहले जो जीवन का मालिक है एक्चुअली, उसका काम शुरू हो गया। सीधे सीधे एक्शन, सीधे सीधे संबंध उससे उत्सर्जित होने लगे जीवन में। हाँ दिलीप भाई। सर नमस्ते। नमस्ते भाई। सर आज का जो विषय था वास्तव में बहुत बढ़िया था कि अब कितनी देर और सर ये जो कहानी आपने सुनाई वास्तव में ये हमारी जिंदगी की कहानी है। अब तक हम जैसे भी मतलब बचपन से ही हमें यही सिखाया गया है कि आपका जो माइंड है वही आपको गाइड करेगा। जितना वो प्रखर होगा उतना ही आप अच्छा जीवन जियोगे। पर वास्तव में सर होता यही है कि जब हम अवलोकन में जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि माइंड ही बिखराव अपने भीतर जो बिखराव हो रहा है उसका मूल कारण माइंड ही है। पर सर ये प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा है कि बुद्धि के खादिम को सरका पाना या फिर जो आपने बोला कि इसके सुनने में ही अगर वो ठीक से सुना गया तो वो अपने आप सरक जाता है। सर ये हो पाता है बट हमारा जो प्रोग्राम है उसकी एक बहुत बड़ा कोड ये है कि उसको चीजें बनाए रखने में ज्यादा रुचि होती है या फिर वो ये सोचता है मेरी प्रोग्रामिंग ये सोचती है कि मुझे ये बात समझ में आई, अब ये मेरे जीवन में बनी रहे। पर वास्तव में अवलोकन में ये पता चलता है सर कि वो उस चीज को पकड़ा नहीं जा सकता। अगर मैंने आपकी कोई बात सुनी है वो उसी क्षण समझ में आ गई है तो उस क्षण में जो एक्शन हुआ उस एक्शन को मैं रिपीट नहीं कर पाता। अब जब मैं अपनी बुद्धि से सोचता हूँ कि हाँ मैंने वो बात वहां उस समय सुनी थी, अभी वो मेरे जीवन में लागू हो रही है या नहीं है, उस पल में फिर वो लागू नहीं होती क्योंकि उस समय फिर मेरी जो बुद्धि है वही काम कर रही है उस चीज को वापस लाने में। अब यहाँ सर ध्यान की जरूरत महसूस होती है कि हाँ फिर ध्यान को अवसर दिया जाए। बट सर वो ध्यान को अवसर देने में भी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो माइंड आगे आगे उसमें हस्तक्षेप करना चाहता है कि मैं कुछ करूंगा, जबकि हमने समझा और पहले भी कई बार समझा कि माइंड जहाँ बीच में है, जहाँ मेरी बुद्धि बीच में है, वहां कुछ भी जो सम्यक है वो जगह नहीं ले सकता। सर थोड़ा सा आप हमें इस बारे में बताएं कि ये जो दिलीप भाई, वो हाँ बताइए सर।
दिलीप भाई, हम जल्दी में क्यों हैं? कहीं यही तो हमारे अंदर एक चूकने का मुख्य कारण तो नहीं बन रही है कि जो सुन रहे हैं हम, उसको हमें इतनी जल्दी क्यों है जल्दी से उसका अर्थ निकालने की? कहीं ऐसा करने के लिए हम प्रोग्राम तो नहीं किए गए हैं? हमारे लिए जिसको हम अभी वर्तमान कह रहे हैं, वह वर्तमान बस भविष्य में जाने का एक रास्ता है। अतीत से हम आ रहे हैं, भविष्य में जा रहे हैं। यह जो वर्तमान है वो एक रास्ता बस है। वर्तमान की कोई सच्चाई नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब जीवन की यथार्थता हमारे लिए, असलियत जो है जीवन की, वो सच्चाई नहीं है। हमारे लिए जीवन अतीत से आ रहा है, भविष्य में जा रहा है। अभी जो है वो थोड़ा सा एक पासेज है बस। यानी जब मैं आपको सुन रहा हूँ, सुनते समय मुझे जल्दीबाजी इसकी क्यों है कि जल्दी से मैं आपकी बात का अर्थ निकाल लूं जो आप कह रहे हैं। क्या वह बात यहीं से नहीं आती है कि हम इस बात को, हमारे अंदर यह बात, यह तथ्य स्पष्ट ही नहीं है कि जो अभी और यही है वो जिंदगी है, न कि जो पीछे थी, जो न कि जो आगे है। यानी अभी जो घट रहा है, अगर उसमें मेरे पैर नहीं जमे हुए हैं, तो जो जिंदगी के अभी घटने के बारे में बात कही जा रही है, उस बात का मर्म निचुड़ सकता ही नहीं है। अगर दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस है जिसमें मैं अतीत से आ रहा हूं, भविष्य में जा रहा हूं, बहुत बारीक सा क्षण है जिसमें वर्तमान से निकल रहा हूं। इस प्रोसेस में मैं आपकी बात अपनी बुद्धि के अनुसार सुनता हूं, उसका अर्थ निकाल रहा हूं, उसकी आगे चलने की योजना बना रहा हूं कि आगे मैं जा करके इसको लागू करूंगा। अगर बुद्धि में थोड़ी बात समझ में आती है, तुरंत इस बात का मेरे अंदर ख्याल पैदा होता है कि जो बात समझ में आ रही है वह बात भविष्य में लागू कैसे की जाए, कैसे की जाए। अब एक लेयर ये है, एक तल जो है समझने का ये है। दूसरा तल समझने का ये है, जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो कि अभी जो जीवन घट रहा है, जो न अतीत से आ रहा है, न भविष्य की ओर जा रहा है, न जिसका वर्तमान पैसेज है, जो अभी और यही है, यानी जो अभी और यही नाम के समय की इकाई से भी उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, उसकी अगर किसी भी गतिविधि को समझना है तो प्रोसेस बिल्कुल भिन्न होगी। पिछली प्रोसेस में अतीत से सोचना और भविष्य में योजना बनाना चलता है। अभी और यही जो घट रहा है, उसकी अगर मर्म में मुझे उतरना है, तो अभी और यही जो घट रहा है उस घटनाक्रम में मुझे उतरना होगा। यानी मुझे आवाज सुनना पड़ेगा आपकी। अगर मैं आवाज नहीं सुन रहा हूं, तो आप जो कुछ कह रहे हैं वह उसका अर्थ और उसका अभिप्राय उस वाले धरातल पर प्रकट हो रहा है जिस झांसे में मैं जा रहा हूं। खादिम कह रहा है कि हाँ हाँ कर दूंगा, हाँ हाँ, अरे कैसी बात कर रहे हैं, समझ गए बात। खादिम कर रहा है। और अगर खादिम की बात से हमारा मोह भंग है, तो प्रक्रिया होगी कि हमें अभी सुनने में ही आवाज भी सुनाई पड़ेगी। हम देखें कि क्या वास्तव में आवाज सुनाई पड़ रही है, न कि केवल वह आवाज जो आप मेरे कान में डाल रहे हैं, जिसकी डिकोडिंग करके मैं भविष्य की योजनाएं बना रहा हूं। आवाज का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है भाषा को पकड़ने, भाषा आवाज का इस्तेमाल कर रही है सिर्फ पकड़ने के लिए कि आप क्या कह रहे हो। उसको इंटरेस्ट नहीं है कि आवाज की जो घटना वर्तमान में घट रही है वह महत्वपूर्ण है, उसे समझने के लिए जो कही जा रही है बात। आप समझ रहे हैं बात? मतलब जी सर। जो हमारी बुद्धि है वो कैसे काम कर रही है, वह कह रही है कि आवाज, उसके अंदर ये समझ काम कर रही है, आवाज सिर्फ माध्यम है इस बात का कि जो बात कही जा रही है आवाज के माध्यम से उसको डिकोड कर लिया जाए। आवाज एक जीवंत घटना है जो कि अभी और यहीं घट रही है, जिसका अतीत से लेकर के भविष्य तक जाने में कोई रोल नहीं है। उस बात को बुद्धि समझ ही नहीं रही है। आप समझे सर बात? जी सर। अगर यह बात डिकोड हो गई, यह बात, इसका मर्म समझ में आ गया, तो आपके लिए जल्दी से समझना प्राथमिकता नहीं होगी जो कहा जा रहा है। आपके लिए पहली प्राथमिकता यह हो गई कि जो कहा जा रहा है क्या उसकी आवाज सुनाई पड़ रही है, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो जीवन के असलियत के लिए कहा जा रहा है, जीवन के आइडिया के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप समझिए,
जीवन की फिलॉसफी के लिए नहीं कहा जा रहा है, जीवन की यथार्थता के लिए कहा जा रहा है। और जीवन की यथार्थता को पकड़ने के लिए अभी और यहीं जो जीवन की यथार्थता घट रही है, यानी आंखों पर जो दिखाई पड़ रहा है, कानों पर जो सुनाई दे रहा है, उसकी स्पष्ट प्रत्यभिज्ञा यानी उसके प्रति स्पष्ट रूप से जागरूकता, होश का होना प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता है कि कान और आंख और मेरी पूरी बॉडी वो होशपूर्ण हो। ये ऐसा नहीं कि मैं होश में हूं, मैं अब होश में कर रहा हूं। ये पहला फाउंडेशन है। अगर आप जीवन को समझने चल रहे हैं, होश को समझने चल रहे हैं, तो पहला फाउंडेशन है कि आप अभी और यही मौजूद हो। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, तब आप वर्चुअल धरातल पर जाएंगे, खादिम वाले मामले में है। अब यहाँ पर बात आ गई कि अगर आप यहीं पर मौजूद हैं, सुन रहे हैं, आवाज आवाज डिकोड हो रही है, तो इसका मतलब एक्शन घट गया। सुनने की पूरी फाउंडेशन में ही, सुनने की पूरी तैयारी में ही जो कहा जा रहा है, उसका मर्म जीवन में उतर गया। अब आपको आगे की योजना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुद्धि से, क्योंकि अब एक्चुअल लाइफ में हैपनिंग शुरू हो गई। एक्चुअल लाइफ में इंसाइट हो गई कि लाइफ जो है वह मौजूद होने में है, लाइफ जो है सोचने में नहीं है। लाइफ एक्चुअल हैपनिंग जो हो रही है वहां से शुरू होती है, सुनाई पड़ने से शुरू होती है, भीतर प्रवेश करती चली जाती है। दिखाई पड़ने से शुरू होती है, भीतर प्रवेश करती चली जाती है। न कि दिखाई पड़ने के बारे में सोचती है, आइडिया बनाती है और ऊपर ऊपर तैरती चली जाती है हवा में। अब जो सुनने की क्रिया में ही जो जो कीमिया घटी है, वह वहीं घट रही है और अब बिल्कुल अलग आयाम में मूव कर रही है। क्या यह बात साफ हो गई? जी सर, साफ। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक संवाद में भी आप ये चर्चा कर रहे थे सर कि जो भी कहा गया है, यदि वो अभी नहीं सुना गया है, तो उसको फिर समझा नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल साफ बात है। अगर अभी नहीं या अगर सुन मैं रहे हैं कोई आप, चीज़ सोच रहे हैं हुँ, आप। हुँ। हाँ, मैं कोई चीज़ याद करके, मेमोराइज़ करके कि हाँ, वहाँ पे ये बात कही गई थी और उसको अपने जीवन में बाद में लागू करना चाहूँ, तो वो फिर संभव नहीं है। ऐसा अब ऐसा काम बोलना है क्या सर है? आपको? हाँ, जी। मतलब काम जो है वो होना है किचन में और सारा काम हो रहा है बुद्धि में। हुँ, भोजन पकवान बनना है रसोई में, जिसमें चूल्हे के आगे खड़ा होना होगा, जिसमें सब्जियां काटनी होंगी, सामान चेक करना होगा, पर अंदर बैठ करके योजना बन रही है। योजना पक्के से वो सूफी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति अंडा लेकर के जा रहा है कि अंडा है, इससे फिर चूजा निकलेगा, मुर्गी होगी और अंडे देगी, बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी, फिर उसके बाद मैं एक बकरी खरीदूंगा, फिर बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी, फिर ऊंट खरीदूंगा, और तब तक ठोकर लगती है, गिर पड़ता है। तो एक योजना बुद्धि में बनती है, उसमें सब कुछ पक्का से एक दिन फूट जाता है। पर एक्चुअल धरातल पर अगर आप करने जाएंगे तो फिर बात कुछ और होगी। भले चाहे मुर्गी से आप ऊंट तक न पहुंचे, लेकिन इतनी बात सही है कि एक ही मुर्गी होगी पर ओरिजिनल मुर्गी होगी। हुँ, तो क्या अभी जब हम यह चर्चा कर रहे हैं, तो आवाज का सुनाई पड़ना, दिखाई पड़ना, आसपास जो हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि उसके प्रति आप ध्यान कर रहे हैं, होश कर रहे हैं, हुँ, जैसे गुरुओं के पास लोग जाकर के बैठ के ध्यान कर रहे हैं। ये कोई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? आपको अगर किसी चीज को परसीव करना है तो आप उपस्थित होते हो। सामने सूर्योदय होता है, अगर सूर्योदय के को परसीव करना है तो आपको 100% होना होगा। ये उसकी बिल्कुल। ये उसकी पात्रता है। अगर आपको जीवन का मर्म समझना है, तो जीवन का मर्म समझने के लिए बुद्धि नहीं पात्र है। जीवन का मर्म समझने के लिए उपस्थिति पात्र है। उपस्थिति के फाउंडेशन पर, उपस्थिति की नींव पर जीवन का मर्म समझा जा सकता है, न कि उपस्थिति के आइडिया पर। इन दोनों का फर्क अगर सिर्फ समझ में आ गया दिलीप भाई, स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि हमारे अंदर दो तल चल रहे हैं, एक एक्चुअल लाइफ, एक वर्चुअल लाइफ। वर्चुअल लाइफ से
आप बहुत स्मार्ट हो सकते हैं कंप्यूटर चलाने में, वर्चुअल लाइफ से, लेकिन बिल्कुल दीन दरिद्र हो सकते हैं, जाकर के सुसाइड कर लेते हैं लोग। एक्चुअल धरातल पर वो बिल्कुल रीते, बिल्कुल खोखले हो जाते हैं। एक्चुअल लाइफ के लिए आपको एक्चुअल धरातल पर उतरना होगा। एक्चुअल आंख, नाक, मुख और शरीर पर क्या हो रहा है उसको परसीव करने के लिए आपको होना होगा। इसके लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, होशपुर चल रहा हूँ, इस आइडिया को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल के उठने में ही कि एक्चुअल को परसीव करना क्या है, आप होश में है।